चलो भाई देखिए, एक छोटा सा विषय है अपने इसमें फिलॉसफी की तरह। जैसे अपना फिलॉसफी है उसमें कम टॉपिक हैं, इसी तरह से एक ये जो विषय है ये भी कम टॉपिक का है। लेकिन आपके जो टोटल सब्जेक्ट कितने हैं इसमें, याद रखना आठों का उतना ही महत्व है। अगर आप एक विषय के अंदर यदि कमजोर रहते हैं तो देखिए आप अपने कंपटीशन से दूर हटते हैं। आप लोग जब पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है, जिसने पीजी कर रखा है ना उस विषय का टीचर आता है तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वो विषय को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जैसे ही नया विषय आ जाता है, जैसे इकोनॉमिक्स बहुत कम होता है, साहब कैसे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स को। ऐसे ही देखिए आप अपने शिक्षण के अंदर पढ़ के आए हो, बीएड करते समय उस समय जो पढ़ाया गया एक सब्जेक्ट था शिक्षण शास्त्र, जिसे हम कहते हैं पेडागोजी। और ज्यादातर आप लोग क्या बोलते हैं, शिक्षण की विधियां क्या बोलते हैं। इनके भी लेवल होते हैं। नीचे की यदि बात करें L1 और L2 में पढ़ाए जाते उपागम, सेकंड ग्रेड में पढ़ाई जाती है विधियां, और फर्स्ट ग्रेड में पढ़ाई जाती है व्यू रचनाएं। 3 लेवल होते हैं इसके टीचिंग के। सबसे पहले क्या होते हैं उपागम, फिर उसके बाद और फर्स्ट ग्रेड में जाओगे तो वहां व्यू रचनाएं पढ़ी जाती है पेडागोजी की। अरे जगह दे दो भाई उनको, या फिर अलग से स्टूल वगैरह की व्यवस्था करवाओ। आ रही हैं, इतने बिठा लो भाई, आ रही है तो। लिखिए अपने जो विषय का नाम है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। चलो इतने ये बैठते हैं। पहला मेरा एक सवाल है, छठी के अंदर जो किताब चल रही है सामाजिक की, उस पुस्तक का नाम क्या है ये बता दो आप। चलो ऑप्शन देता हूं, सामाजिक विज्ञान पहला ऑप्शन, दूसरा सामाजिक अध्ययन, और तीसरा ऑप्शन आता है सामाजिक ज्ञान, और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन। जो अपने यहां जो किताब चल रही है 6 से लेकर 10वीं तक, उस पुस्तक का नाम क्या है इन चारों में से एक ऑप्शन। सामाजिक, किताब का नाम है सामाजिक विज्ञान। अब आप खुद देखिए, जिस विषय के आप शिक्षक बनने जा रहे हैं उस विषय की पुस्तक का मूल नाम क्या है। जब ये सामाजिक चालू हुआ तो पहले पता क्या नाम था ये, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, और अब क्या कहने लगे हैं, समय के अनुसार इनके नाम परिवर्तन होते रहे। और आप ही नहीं है, अगर ये सिंपल से सवाल कई बार ऐसे डाल दिए जाते हैं एग्जाम में, जरा सा सिंपल क्वेश्चन डालते ही हम लोग भी उतने ही लापरवाह हो जाते हैं, गौर नहीं करते चीजों की। क्या वो किताब पढ़ी नहीं हमने, क्या देखी नहीं, लेकिन गौर नहीं करते हैं चीजों पर, कभी भी इतनी बारीकी से ध्यान हम नहीं देते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए जो सेकंड ग्रेड SST है ना, आपका सिलेक्शन रेशो सबसे अच्छा होता है अगर कोई बच्चा जरा सा ध्यान से पढ़ ले तो 8 सब्जेक्ट को, सारे सब्जेक्ट को एक जैसा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 3 सब्जेक्ट को बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, 3 को बड़े बोरिंग रूप से, और एक ऐसा होगा जिसको पढ़ने को ही मन नहीं करता है बिल्कुल भी। इसलिए देखिए हम सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। जिन बच्चों की फर्स्ट रैंक बनती है ना, उनको भी सारे सब्जेक्ट नहीं आते अच्छे से, बट अपना जो सिलेबस है उसको क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। पढ़ने के 2-3 तरीके हैं देखिए मेरी नज़र में। सबसे बड़ी बात है कि देखिए आप लोग जब आए हैं, फ्रेशर हो सकते हैं, कोई एग्जाम का अनुभव नहीं हो, तो उन बच्चों को पता ही नहीं होता है, क्योंकि अब तक तो स्कूल और कॉलेज में थे, वो छोटी छोटी लेक्स थी, झीलें थी। अब वो सारी झीलें जो बनकर क्या बन गई, पैसिफिक ओशियन बन चुका है अपना, जिसे हम कहते हैं प्रशांत महासागर, जिसकी अथाह गहराइयां हैं और अथाह विस्तार है। ऐसे ही जब एग्जाम में बैठेंगे, लाखों बच्चे बैठते हैं, पता ही नहीं लगता किसका सिलेक्शन होगा और किसका, क्योंकि एक पैटर्न होता है। कई बच्चे वर्बली पढ़ते जाते हैं, चीजें याद भी हो जाती, लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते वो कभी भी वर्बली पढ़ी हुई।
कुछ बच्चे, हाँ जी आइए, कुछ बच्चे लिखते हुए देखिए चले जाते हैं, तो वो लिखते ही लिखते रहते हैं, तो इसलिए वो लिखने के सिवाय याद ही नहीं करते हैं। करना क्या है आपको, ताकि आपका सिलेक्शन, अरे भाई एक व्यक्ति जब आ रहा है तो आप इस तरह से करेंगे, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी सोचिए आप। कल को आप भी ऐसे आएंगे तो आप क्या सोचेंगे कि आपके साथी क्या सोच रहे हैं उनके लिए। लिखो भाई, सबसे पहले पाठ्यक्रम लिखिए अपना, जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो इसके अंदर टॉपिक है पाठ्यक्रम सामाजिक अध्ययन का। क्या लिखा है मैंने, शिक्षण शास्त्र, बिंदुवार लिखिए टॉपिक, पहला बिंदु लिखो आप इसमें। हाँ जी, अभी बीच में बताएंगे कभी है, क्योंकि अभी तो इनको क्या है कि धुनी नहीं बनी है पढ़ने की, तब बात करेंगे। लिखो भाई, पाठ्यक्रम लिखिए नंबर 1, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान। सामाजिक अध्ययन या विज्ञान की संकल्पना प्रकृति एवं क्षेत्र। सामाजिक अध्ययन या विज्ञान की संकल्पना प्रकृति एवं क्षेत्र दूसरा टॉपिक लिखिए, शिक्षण के उद्देश्य। दूसरे नंबर पर लिखिए शिक्षण के उद्देश्य। उद्देश्य भी पढ़नी है ब्लूम की टैक्सोनॉमी, केवल ब्लूम के, बीएस ब्लूम। किसकी टैक्सोनॉमी पढ़नी है, ब्लूम। बहुत सारे वर्गीकरण है उद्देश्यों के बारे में, काफी विद्वानों ने अलग अलग कहा। अपने सिलेबस में कौन है, ब्लूम। तीसरा लिखिए सामाजिक अध्ययन एवं स्कूल के अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। बोल रहा हूं भाई, और 2-3 बार बोल रहा हूं उस चीज को। सामाजिक अध्ययन एवं स्कूल के अन्य विषयों के साथ सहसंबंध, कोरोलेशन, सहसंबंध। चौथा टॉपिक लिखिए शिक्षण विधियां। और शिक्षण विधियां सारी नहीं पढ़नी है, यहां कुछ चुनी हुई शिक्षण विधियां हैं जो अपने सिलेबस में दे रखी है। नंबर 1, पहली विधि लिखो इसमें, शिक्षण विधियों में प्रोजेक्ट मेथड या प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि। दूसरी विधि लिखो इसमें, समस्या समाधान। समस्या समाधान। तीसरी विधि लिखिए मानस मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसका नाम क्या है, मानस मंथन। फिर लिखो इसके बाद
क्षेत्रीय भ्रमण, फील्ड ट्रिप, क्षेत्रीय भ्रमण विधि। और लास्ट जो मेथड दे रखा है सोशल रेसिटेशन, सामाजिक अभिव्यक्त विधि या सामाजिकृत अभिव्यक्त विधि, सोशल रेसिटेशन मेथड। ये 5 विधियां हैं। और अपने जो पेपर जब बनता है तो इन विधियों के अलावा एक्स्ट्रा कोई विधि नहीं आती है। लिमिट की कितनी दे रखी है अपने इसमें? 5। प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, और उसके बाद देखिए फील्ड ट्रिप, और उसके बाद सोशल रेसिटेशन मेथड। अगला बिंदु लिखिए, कितने हो गए अपने? 4। 5वां लिखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री ब्रैकेट में लिखो TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शॉर्ट में हम क्या कहते हैं इसको? TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला बिंदु लिखो इसके बाद 6 नंबर पर, पाठ्यचर्या की संकल्पना एवं NCF 2005। पाठ्यचर्या की संकल्पना एवं NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। उसके बाद लिखिए सामाजिक अध्ययन का शिक्षक, टीचर। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कैसा होना चाहिए? आप जैसा होना चाहिए, हल्ला बोल है। क्योंकि मैं तो आज ही आया हूं आपकी क्लास में पहली बार, और पहली बार में अगर आपका आकलन करूं तो आप खुद सोच लीजिए क्या आकलन करूं मैं आपका, आप लोगों के प्रति क्या धारणा बनाऊं मैं, है ना? क्योंकि सामाजिक क्या है ना। चलो, इसमें भी पढ़ना क्या है, इसमें भी दे रखा है। ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी, टीचर्स के बारे में बहुत कुछ होता है। सबसे पहले दे रखे हैं उसके गुण, टीचर के क्या पढ़ने हैं? गुण पढ़ने हैं हमें यहां पर। और गुण है या नहीं हमारे अंदर? आप सब लोग शिक्षक हो या नहीं हो? पता है आपने यहां किसको शिक्षक मानते हैं? सब नौकरी मिल जाए तो शिक्षक, नहीं तो नहीं। जब एक बच्चा MBBS करके आता है तो हम उसे डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं, चाहे वो प्राइवेट इलाज करे चाहे वो गवर्नमेंट। लेकिन आप लोग B.Ed कर आते हो तो शिक्षक नहीं समझते अपने आप को। मानते हो? मानते तो ऐसा व्यवहार करते ही नहीं हो आपस में, है? शिक्षक का गुण होता है एक दूसरे का सहयोग करना, और वो भी सामाजिक का। अरे साइंस वाला टीचर होता है वो नहीं करता सहयोग, वो तो 2 और 2 4 ही करता है। लेकिन सामाजिक वाला जो होता है ना, वो सहयोगी होता है। इसलिए देखिए, सबसे जो बेस्ट टीचर होता है, सबसे अच्छी शिक्षा दे सकता है सोशल स्टडी का टीचर, जो इंसान को क्या बनाता है? एक सामाजिक प्राणी बनाने का काम करता है। बाकी नहीं करते हैं। साइंस वालों से बात करके देखना, एग्जाम देना है, आप घर से फोन करोगे अरे मेरा कल का एग्जाम है मैं आ जाऊं, तो पता क्या कहेगा? अरे मेरे पास मत आना, जगह नहीं है मेरे पास। तो क्योंकि वो सारी गणित की कैलकुलेशन, आएगा यहाँ सोने की व्यवस्था नहीं है, शाम को खाना भी खाएगा, खाने का भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा। और सामाजिक वाला क्या सोचता है? तू भी आ जा, तेरे दोस्तों को भी लिया। क्योंकि ये सामाजिकता है, और इसके बिना हमारा जीवन चल भी नहीं सकता। दूसरा इसमें दे रखा है व्यावसायिक उन्नति। अपने व्यवसाय में उन्नति कैसे कर सकता है? व्यावसायिक उन्नति।
उसके बाद अगला बिंदु लिखिए, शिक्षण की योजना, टीचिंग प्लानिंग। और अपने सिलेबस में 2 ही योजना दे रखी है। पहले तो कई योजनाएं थी, सिलेबस छोटा कर दिया। एक तो कौन सी योजना दे रखी, इकाई योजना, यूनिट प्लान, और एक है दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना। लास्ट बिंदु लिखिए अपना इसका, शिक्षण की योजना, इकाई योजना और दैनिक पाठ्य योजना। लास्ट बिंदु लिखिए अपना इसमें, मूल्यांकन के उपकरण। उपकरण को इंग्लिश में टूल्स भी कहा गया है, टूल्स एंड टेक्निक्स। अब आप देखिए 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट के लगभग। एक सब्जेक्ट में कितने आते हैं, 18 से 20 के लगभग। अब आप सोच के देखिए कि आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं। इन 8 में यदि आपका रेशो देखा जाए तो सब में लगभग इक्वल सा रहना चाहिए। मैं एक आपको ये बता रहा हूं कि सिलेक्शन कैसे होता है, इसलिए जरूरी था। मैंने भी दिया था गलती से, 10वीं रैंक थी पूरे राजस्थान में उस समय, 2nd ग्रेड का। और ऐसा नहीं है, आपकी तरह कभी मैं भी यहां बैठा करता था। मैंने देखिए अपने सब्जेक्ट की तैयारी की, ऑल इंडिया JRF टॉपर भी रहा मैं मेरे सब्जेक्ट का। तालियों की बातें नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं, आप लोग देखिए माहौल के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। कोई बच्चा बेकार नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता, सब इक्वल होते हैं हम। लेकिन जैसा व्यक्ति को वातावरण मिलता है ना, वो वैसा बनता चला जाता है, जानबूझ के कोई नहीं बनता है। तो इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं कि ये जो सब्जेक्ट है इसको हम सबसे कम पढ़ते हैं, लेकिन सबसे अच्छी मार्किंग होती है। इसकी एक बात बता दूं, सबसे कम समय देते, इतिहास को पढ़ते हैं महीनों तक। अरे क्वेश्चन तो उतने ही आ रहे हैं 18 से 20, यहां भी उतने ही क्वेश्चन आने हैं 18 से 20। इसको 2 दिन में पढ़ के खत्म कर देते हम, क्योंकि मार्केट में जब गाइडें वगैरह देखते हो ना, 15-20 पन्ने ही होते हैं, और सवाल देखते हो एक नहीं मिलता उनमें से, क्योंकि मूल विषय के अकॉर्डिंग लिखी नहीं होती है, मैटर होता ही नहीं है चीज़ों का लोगों के पास। क्योंकि ये अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है जो हमारे किस में चलता है, टीचिंग में। आपने लिया भी होगा ऑप्शनल, कितना याद है आपको भी पता है, ध्यान ही नहीं दिया था उस पर, गौर ही नहीं किया हमने कभी कि ये सब्जेक्ट भी कभी काम आएगा टीचिंग वाला हमारे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जब हम देखिए कम समय में उपलब्धि उतनी ही लेके आ रहे हैं हम, तो क्यों न हम ऐसी रणनीति बनाएं, इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं, कम मेहनत में हमारे पूरे अंक आए। पुराने पेपरों को पढ़ के देखना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ऑनलाइन मिलते हैं सारे पेपर, पुराने पेपरों को पढ़ना, आपको कितना आता है कितना नहीं आता खुद को पता लग जाएगा। पहले अपना स्वयं आकलन स्वयं करें कि मुझे क्या आता है और क्या, फिर उसके बाद जब आप पढ़ के जाते हैं तब एक आकलन करें, जब कोर्स पूरा होने के बाद कोई भी सब्जेक्ट का, कि मेरे अंदर कितना चेंजेज आ गया उस चीज में, मैं कितने उनको देखिए कर पाता हूं। अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब कोई पढ़ने से फायदा नहीं है, क्योंकि मूल पद्धति हमारी वस्तुनिष्ठ है, उसके क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए मैक्सिमम। नहीं तो देखिए विद्वान तो बहुत सारे बन जाते हैं, लोग आते तो यहाँ पढ़ने के लिए और पढ़ाने वाले बन जाते हैं, लेकिन एक शिक्षक नहीं बन पाते हैं। तो हमें वो ज्ञान नहीं चाहिए। इसके अंदर याद रखना एक चीज, SST के अंदर हमें किसी विषय विशेष का विद्वान नहीं बनना है। अगर विद्वान बनना है तो 1st ग्रेड की तैयारी करो उसके लिए। वहां पढ़ाने का नजरिया अलग होगा, क्योंकि वहां क्या है, व्यू रचनाएं हैं, स्तर अलग होगा, सारी चीजें अलग होगी। इसलिए यहां हमें केवल 8 विषयों को क्या करना, बराबर। एक विषय को हम देखिए कई बार क्या करें, भूगोल साहब बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कईयों को, नक्शे बनाते चलते भरते चलते हैं, बड़ा आनंद आता है उसके अंदर और चीजें याद भी हो जाती हैं। लेकिन हम सीधे सीधे ही पढ़ते हैं, कभी धरती को उल्टा भी घुमा के देखा करो, ऐसे सवाल नहीं आते। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको पहले, क्योंकि इतने पेपर हो चुके हैं, जितने भी सिंपल सवाल होते थे वो आ चुके हैं। अब क्वेश्चन बनाने वाला भी सोचने लग जाता है कि अब मैं कहां से बनाऊं,
जैसे ही पेपरों की लेंथ बढ़ने लगती है तो वो वर्टिकल क्वेश्चन बनाता है। सबसे पहले बनाता है हॉरिजेंटल, क्षैतिज क्षैतिज हर टॉपिक से, फिर वर्टिकल पे आना शुरू होता है। और वर्टिकल के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम सोल्व नहीं कर पाते। सर 4 ही तो सवाल नहीं हुआ, अरे सिलेक्शन के 4 ही तो डाले थे 20 में से, बाकी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो पहले आए हुए हैं, सबको आते हैं, थोड़ा सा पढ़ते ही कर आओगे, एकेडमिक लेवल पे पढ़ा है कर आओगे आप। 4 ही तो करने थे हमें। सिलेक्शन के लिए तो एक ही सवाल है जो हर पेपर में डाला जाता है। कठिनता स्तर बनता है, पूरा ब्लूप्रिंट बनता है पीएससी के अंदर। जो पेपर बनाते हैं उन लोगों से सारी चीजें ली जाती है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। पीएससी कभी भी लीक से नहीं हटती है। आपको नहीं पता, मुझे पता है इस चीज का, कभी भी लीक से नहीं हटती है। जब पेपर बनवाया जाता है तो चिट्ठी लिख के भेजते हैं, आपको 5 सवाल और ये टॉपिक 5, इनमें से 5 क्वेश्चन दे दीजिए बस। किस लेवल के बनाने, क्या बनाने, कुछ नहीं लिखते हो आप। 5 क्वेश्चन दीजिए, ऐसे सवाल दीजिए जो कहीं नहीं हो और आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं हो। ऐसे बनवाया जाता है, सारे से नहीं बनवाया जाता एक पेपर, बहुत सारे लोगों उसके पास टास्क होता है इस चीज का। फिर उनका कलेक्शन किया जाता है, असेंबल करके फिर पेपर सेट किया जाता है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। एक एक क्वेश्चन की टाइमिंग भी लिखी होती है उसमें। बीएड में भी देखा होगा ना आप लोगों ने कि इसको कितने समय में सोल्व कर सकता है बच्चा। नहीं तो ऐसे तो कुछ भी बना दें। आरपीएससी में सारी चीजों की, क्योंकि जब हम आरटीआई लगाते हैं, जब मांगते हैं, सारी चीजों का ब्यौरा देते हैं वो लोग। और 2018 की बता रहा हूं, जो सबसे बड़ा केस हुआ था 2018 में, फर्स्ट ग्रेड की सबसे बड़ी भर्ती आई थी अपने यहां लेक्चरर की। उस भर्ती में आरपीएससी को कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया था। ये कहा जो क्वेश्चन दिए हैं मुझे एक एक सवाल का ब्यौरा बताए। कोर्ट ने कहा कौन सी किताब के पृष्ठ संख्या कहां से लिया है आपने ये सवाल, उस राइटर और उस एडिशन का नाम दो किताब का। पसीने आ गए थे आरपीएससी के। जो किताबें जब आरपीएससी ने पहली बार दी थी ना, आप लोग पढ़ते हो, एक भी किताब नहीं थी ये। आरपीएससी के पास अलग किताब है, उसकी तहखाने में नीचे लाइब्रेरी बनी हुई है, जहां मूल बेसिक किताबें होती है जो रिसर्च बेस होती है। वो सवाल कुछ ही निकलते हैं उनमें से, जो आपको पता ही नहीं होता है कि ये चीजें भी होती हैं। इसीलिए मैंने एक सवाल पूछा, पृथ्वी की गतियां है ना अपने सिलेबस में, तो आपको देखिए साधारण सी बात है, हम ऐसे पढ़ते हैं पृथ्वी घूम रही है, घूर्णन कर रही है, उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। अरे सवाल ये नहीं पूछता उल्टा घूमना करने लग जाए तो क्या होगा, सवाल ये आता है। अगर उसकी गति को दुगना कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा, आधी कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा, या देखिए उसी के अंदर अगर उस गति को रोक दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा। तब तो कंसेप्ट आता है, नहीं तो नहीं आता। मैंने एक एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ये पॉपुलर चीज है, सामान्य ज्ञान की तरह काम आने वाली है, अर्थ वाली। हमारी पृथ्वी का झुकाव जो टिल्ट है 23.5 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे पूछेगा वो, क्योंकि सारा खेल ही झुकाव का है। इस झुकाव के कारण तो हम कहते हैं मंगल पर क्या हो सकती है, जीवन की संभावना, क्योंकि उसका टिल्ट और अर्थ का टिल्ट लगभग इक्वल है। वो 25 डिग्री झुका हुआ है, हमारा 23.5 है। इसलिए जीवन के साथ सारा खेल ही झुकाव का है। अगर सीधा होता तो अर्थ होती ही नहीं, जो चीज देख रहे हैं हम जीवन होता ही नहीं। अगर सीधा, कोई भी खगोलीय पिंड ऐसा नहीं है जो झुका हुआ नहीं हो, सारा खेल झुकाव का। चंद्रमा भी झुका है 7.5 डिग्री, सूर्य भी झुका हुआ है। एक ग्रह तो इतना झुक गया, देखिए 180 डिग्री लेटा ग्रह कहते हैं, वो बेलन की तरह से घूर्णन करता है। आप देखिए, ये एक व्यवहारिक सी बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं, किसी विषय विशेष की नहीं बता रहा हूं। पढ़ने का एक तरीका क्या हो, नजरिया क्या हो, आपको सब्जेक्ट को देखने का नजरिया देखिए आपका कैसा होना चाहिए। किसी भी चीज को इस तरह से उल्टा सीधा तर्क वाली होनी चाहिए। इसीलिए देखिए हम लोग कहते हैं फर्स्ट ग्रेड को पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उसका मानसिक विकास हो चुका आता है। सब्जेक्ट जो मास्टर होते हैं वो सवाल ऐसे पूछते हैं जो हमें भी झकझोर देते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, नहीं आवाज समझ में नहीं आई भाई यहां तक। टीचर बाहर भगा देते हैं, कौन से शिक्षक ने भगाया है आप लोगों को, पहले मुझे बताइए ये बात। देखिए अगर आप, एक मिनट, किसी व्यक्ति की गरिमा पर आप देखिए किसी प्रकार के वो चीज करोगे, वो कोई भी सहन नहीं करेगा। न तो आप करते हैं न हम करते। मैं अभी आपको गाली निकालूं, सहन कर लोगे? थोड़ी देर पहले कुत्तों की तरह हु कर रहे थे, वो करते हैं ना। एक तो सियार और एक कुत्ते, 2 कैटेगरी होती है। जंगल में तो सियार और गांव और शहरों में। अब बताओ ये एक शिक्षक को शोभा देती है? लेकिन हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, बरसों से पढ़ा रहे हैं, काले सिर वाले ही देखे हैं।
पता नहीं आपसे कितने अच्छे आए कितने बुरे आए होंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप पढ़ें, आपकी इच्छा है, लेकिन हमारा एक दायित्व होता है। इस धरती पर दो ही चीजें, एक माता पिता और एक शिक्षक, दो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। शिक्षक हमेशा ये चाहता है आप लोगों का सिलेक्शन होगा ना तो मिठाइयाँ बांट देता है। वो कहता है मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, मेरा बच्चा मेरिट में आया है स्कूल के अंदर, हमारे बच्चे सारे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, बड़ी खुशी होती है उसको। और एक माँ बाप को खुशी होती है, पड़ोसी को कभी खुशी नहीं होती है। वो कहते हैं अच्छा पड़ोसी का लग गया, आज तो चूल्हा ही नहीं जलेगा। और अपने बच्चे के भी दो चार लगाएंगे, तू क्या करता है, पढ़ता नहीं लिखता नहीं। और ऐसी दुविधाएं महिलाओं को झेलनी पड़ती है, दो दो जगह जवाब देना पड़ता है उनको। बहुत सारी तो देखिए छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आती हैं अपने घर पे, बेचारी कैसे कैसे संघर्ष करते हैं। जयपुर में रहने के लिए 10,000 रुपये चाहिए कम से कम महीने के, कहाँ से आ रहे हैं वो पैसे आप देखिए। और मास्टर जो बनता है ना, अमीर का बच्चा किसी का नहीं बनता है, ग्रामीण परिवेश के गरीब के बच्चे ही बनते हैं अध्यापक। बाकी तो लोगों के लिए बिजनेस पढ़े हैं बहुत सारे, बड़े बड़े ऑफिसर आईएएस अपने बच्चे को आईएएस नहीं बनाता, बिजनेस तैयार कर लेता है उसको। आप देखिए वो लोग इस कैटेगरी में जो आए हैं सारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं। कौन सा आईएएस का बच्चा है कोई यहाँ? आरएस के कितने बच्चे हैं जिनके माता पिता आरएस हैं? आप देख लीजिए। नहीं मैं एक बात बता रहा हूं, कैटेगरी, अरे हो भी सकता है कोई अपवाद, लेकिन वो यहां नहीं आएगा। पता है वो कहां आएगा? आरआई का स्टूडेंट होता है वो, जहां हमने पढ़ाया है। आरआई इंडिया की टॉपेस्ट इंस्टीट्यूट होती है, आरआईई, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। है कोई बच्चा आरआई का? ऑल इंडिया में 5 इंस्टीट्यूट हैं, एनसीईआरटी चलाती है भारत सरकार, जो टॉप ब्रेन तो वहां जाता है। आप लोगों को तो ये भी नहीं पता हम जो बीएड जिस दुकान से करके आए थे उसकी वैल्यू भी है या नहीं है। मैं आप लोगों की वास्तविकता आईना बता रहा हूं। इंडिया में टॉपेस्ट बीएड यहां से होता है, A+ होती है यहाँ की बीएड। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स बनते हैं, जिनकी किताबें पढ़ते हो आप लोग, पूरी पाठचर्या ये बनाते हैं आप लोगों के लिए। NCF 2023 आ चुका है, आप लोगों को तो ये भी नहीं पता, अभी 5 पे बैठे हैं आप लोग, तो 23 भी आ गया है। और जिसके ऊपर किताबें आ जाएंगी अगली साल ये बदल जाएगा आपका, अगर एग्जाम नहीं हुआ तो 23 पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि 5 पर पाठचर्या होगी नहीं हमारी। NCF कौन सा होगा? 23। आपको क्या पता पाठचर्या कैसे बनी है, कब बनी है? टॉपिक है, बताऊंगा मैं इसमें, इनके बारे में भी बेसिक चीजें कैसे बनती हैं। लेकिन जब बीएड की बात आई तो थोड़ी सी और बता देता हूं कैटेगरी। टेक्नोलॉजी में जब हम जाते हैं ना, IIT का नाम आता है। बॉम्बे में रहे थे, IIT इंडिया की टॉपेस्ट IIT है। वहां पर देखिए लोगों का सपना होता है जाने का, अगर एजुकेशन में आना होता है तो RIE में आना चाहता है बच्चा। अपने यहाँ जो बीएड है 3 लेवल की होती है, सबसे टॉप लेवल की होती है IASE। ऑल इंडिया में 28 इंस्टीट्यूट है, राजस्थान में 2 हैं। है कोई RIE का स्टूडेंट? ना, इसका IASE का, अजमेर और बीकानेर। अब देख लो आप खुद ही। सेकंड रैंक आती है CT, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। अपने राजस्थान में 8 हैं ये टोटल। कितने हैं? ये बच्चे जरूर मिल जाते हैं इसके। फिर भी मैं आपसे पूछता हूं, शाह गोवर्धन लाल काबरा सिटी जोधपुर, पहला सिटी है हमारे राजस्थान का। है कोई स्टूडेंट? देखो इसके जरूर होते, एक ही निकला है। दूसरा है विद्या भवन उदयपुर, विद्या भवन उदयपुर सिटी। तीसरा और बताता, हरिभाऊ उपाध्याय, और ये अपने इसमें अजमेर में है हरिभाऊ उपाध्याय। जयपुर का भी बता देता हूं सिटी, श्री अग्रसेन, ये जामडोली में जो है केशव विद्यापीठ। कौन है वहां से? देखो 1-2 ही हाथ उठ रहे हैं। बाकी सारा प्रोडक्ट पता है कहां का है? TTC का है, जो सबसे घटिया स्तर पर आता है हमारा ये। और ये 8 नहीं, इस साल 913 कॉलेज है, जिसका देखिए प्रोडक्ट यहां बैठा हुआ है सारा। और शायद इससे नीचा होता तो हम वहां के प्रोडक्ट होते। जब आप अच्छी भर्ती के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, जब आपसे पूछा जाता है बीएड कर रहा कहाँ से, ये कहते ही आपसे वो इंटरव्यू में आप बिल्कुल डाउन लेवल पे आ जाएगा। नहीं, अरे यही नहीं मैं बता रहा हूं, पता ही नहीं होता है हमें। बात यह है कि ना हम जानना चाहते हैं, हमें तो फुर्सत ही नहीं है। जब इंटरव्यू में जाओगे आप उच्च लेवल पर, यहाँ का बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, उससे पूछता है कौन से जिले से आए हो, जिले की फेमस चीजें बताओ, ये बताओ। 10 मिनट पास करनी होती है इंटरव्यू वाले को। खूब लिए इंटरव्यू हमने,
10 मिनट पास की, बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। लेकिन जब एक बच्चा आरआई का आता है तो लेवल बदल जाता है क्वेश्चन पूछने वाले का, वो उस लेवल की बात करेगा। एक बच्चा आईआईटी का आता है इंटरव्यू देने आरएस आईएएस में, लेवल बदल जाता है इंटरव्यू का। तो इससे आपका लेवल का पता लगता है। आपने बीएड तो की है सबने, लेकिन कौन से लेवल से की है? ये इंडिया में टॉप लेवल, ये सेकंड लेवल, और ये सबसे घटिया लेवल, निम्न श्रेणी के। ऐसा नहीं है आप इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन पता नहीं था कि हमें बीएड कहां से करना चाहिए। सब इंटेलिजेंट थे और सबने पीटीईटी का एग्जाम भी दिया ज्यादातर, लेकिन ये नहीं पता कौन से कॉलेज से बीएड करनी चाहिए, ये पता ही नहीं था। न किसी ने आज तक आपको बताया कि बीएड में भी ग्रेडिंग होती है। 1986 में बन गई थी ग्रेडिंग। 1988 में एक कार्य योजना बनी थी अपने यहाँ कि माध्यमिक शिक्षा में बीएड को 3 स्तरीय बनाया गया है, टॉप लेवल, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी। आपको ये पता हो आईएएससी का प्रिंसिपल जो होता है जोन डायरेक्टर होता है, शिक्षा विभाग का जोन डायरेक्टर ऑफिसर, जो आपका नियुक्ति अधिकारी होगा सेकंड ग्रेड का, जो नौकरी देता है वो नौकरी ले भी सकता है, उसी को पावर होती है नौकरी देने की और नौकरी वापस लेने के। एक आदेश से नौकरी देता है, दूसरे आदेश से वापस भी ले सकता है किसी प्रकार की शिकायत होने पर, और कोई नहीं हटा सकता। नियुक्ति अधिकारी ही नौकरी से हटा सकता है, बाकी कोई नहीं हटा सकता। उसी के ऑर्डर से नियुक्ति होती है। आप लोगों की पोस्टिंग होगी, कौन करेगा? जोन डायरेक्टर, संयुक्त निदेशक। ये एक जानकारी बता रहा हूं सिंपल सी। पढ़ते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन क्वालिटी का कहां मिले हमें? स्टडी तो सब बच्चे करते हैं, स्मार्ट स्टडी कैसे करें ताकि हमारा ही सिलेक्शन हो, किसी और का नहीं हो। आप खुद 1 मिनट सोच के देखो, यहां इतने बच्चे बैठे हैं, 400 तो होंगे ना भाई? नहीं है? चलो एक अपन औसत मान लेते 400। क्या 400 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा? खुद सोच के देखिए। एक बैच में से कितने % सिलेक्शन मानते हो? मैं पोल खोलूंगा तो सारे भाग जाओगे, यहां एक नहीं रुकेगा, इसलिए वो खोलना ही नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूं, तो आप एक अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ के देखो, मेरा ही सिलेक्शन क्यों हो? इसका नहीं होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। आप में ऐसा क्या है जो आपका होगा? जिस दिन अपने आप से ऐसे सवाल पूछ लोगे ना, उस दिन कोई नहीं रोक सकता व्यक्ति को। 8 विषय हैं, 8 को बराबर समय देना है, बराबर मेहनत करनी है। कुछ विषय बहुत छोटे हैं, जैसे फिलॉसफी रटने वाला सब्जेक्ट, कम समय में ज्यादा उपलब्धि। जैसे अपना ये वाला सब्जेक्ट छोटा है, कम समय दीजिए, उपलब्धि उतनी ही लीजिए। लेकिन लास्ट में हमें करना होता है इनका जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस। जो बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा स्मार्ट होता चला जाएगा। क्योंकि हम भी सारे दिन भर क्या पढ़ाते हैं? डिस्क्रिप्टिव। पेपर कैसा होता है? फिर पढ़ाते डिस्क्रिप्टिव, पेपर लेते ऑब्जेक्टिव। बच्चा कैसे करवा पाएगा इस चीज को हल? इसलिए जो परीक्षा प्रणाली होती है उसी परीक्षा प्रणाली में पढ़ाना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। इतना समय आप लोगों के पास भी नहीं होता है कि 2-3 साल हो कि साहब हम पढ़ लें। वस्तुनिष्ठ के अकॉर्डिंग अगर पढ़ा जाता तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा चाहिए। इसलिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है आप लोगों के लिए? विस्तृत अध्ययन वाला अपनाया जाता है, ताकि बच्चा स्वयं समझते हुए करे। तो ये तो एक जर्नल सी बातें थी, और भी मैं आपको बातें बताते रहूंगा समय समय पर, किस तरह से चीजें बनती हैं और किस तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पैटर्न बदल रहे हैं। ये चीजें बहुत जरूरी हैं जानने के लिए। और पढ़ना कैसे चाहिए, एक ही दिन में हम सारी बातें नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा पाठ्यक्रम भी पढ़ लेते। लिखो पहला ही टॉपिक अपना, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना। पहला टॉपिक का नाम लिखो। सिलेबस तो यहीं छोड़ दो, इतने कंजूस मत बनो। ये पन्ना छोड़ के अगले से शुरू कर भाई। अरे रफ और फेयर क्या करेगी, एक साथ ही बना लिया करो नोट्स, बार बार मत लिखो चीजों को। लिखो भाई, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना। सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति एवं क्षेत्र। देखिए 3 चीजें पढ़ेंगे हम अपने इसमें, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति और उसका क्षेत्र। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक अध्ययन जो विषय है इसका जन्म कैसे हुआ और कहां से हुआ। तो लिखिए, सामाजिक अध्ययन
की पृष्ठभूमि, सामाजिक अध्ययन की पृष्ठभूमि एक दार्शनिक नाम सुना हो, सुकरात, सुना होगा। इन्होंने एक बात कही थी, मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। क्यों? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मानव को मानव का अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना है तो एक सब्जेक्ट चाहिए। बिना सब्जेक्ट के कैसे अध्ययन करेंगे? और इन्हीं के विचारों से इस सब्जेक्ट की उत्पत्ति होती है, फिलॉसफी से। तो सबसे पहले देखिए, इसकी जो उत्पत्ति की शुरुआत होती है 1892 से शुरू होती है हमारी कहानी। कहां से शुरू होती है? 1892, और देश का नाम है यूएसए। आप लोग कहते हैं अमेरिका। अमेरिका तो भाई एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, और वो महाद्वीप भी दो पार्ट में बटा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जिसका नाम अमेरिगो वेस्पुस्की के नाम पर पड़ा हुआ है। तो कंट्री ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें एक राज्य है, देखिए, विस्कॉन्सिन। राज्य का नाम क्या है? ये राज्य है। 1892 में इस राज्य की राजधानी, जिसका नाम है मेडिसन, क्या नाम है इस राज्य की राजधानी का? नाम मेडिसन। मेडिसन शहर में एक सेमिनार आयोजित हुआ था। कब? 1892 में। उस सेमिनार में कहा गया था, बच्चों को देखिए, मनुष्य का मनुष्य से अध्ययन करने वाली बात को चरितार्थ करने के लिए एक विषय होना चाहिए जो मनुष्य के बारे में बताए, हम कैसे रहते हैं, कैसे हमारी व्यवस्थाएं, ऐसा विषय होना चाहिए। उस समय सामाजिक अध्ययन नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था। गणित पढ़ाया जाता था, विज्ञान पढ़ाया जाता था, फिलॉसफी पढ़ाया जाता था, और एक जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था भाषा। सामाजिक अध्ययन नाम का कोई सब्जेक्ट ना पहली बार मांग हुई थी यहाँ पर मेडिसन शहर के सेमिनार में। क्या आयोजित किया गया था यहाँ पर? सामाजिक अध्ययन को लेकर पहला सेमिनार था ये। और यही पेपर में एक सवाल पूछा जाता है, सामाजिक अध्ययन का जन्म किस देश में हुआ? सामाजिक अध्ययन की जन्म स्थली, सामाजिक अध्ययन का संबंध है कौन से शहर से? मेडिसन शहर से। इसमें क्या आयोजित हुआ? सेमिनार। इस सेमिनार में यह निर्णय लिया गया कि जो सामाजिक अध्ययन नाम का विषय है, इसके कंटेंट कहां से लाएं, विषय वस्तु कहां से लाएं? तो 3 विषय को चुना गया था। इसमें एक विषय तो चुना गया नागरिक शास्त्र। कौन सा विषय चुना? अंग्रेजी में कहते हैं सिविक्स। दूसरा विषय यहां पर चुना गया इतिहास, और तीसरा सब्जेक्ट चुना गया अर्थशास्त्र। इन 3 सब्जेक्टों से विषय वस्तु ली गई और कहा इसका एक हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और उसे नाम दिया गया था जनरल नॉलेज नाम से था उस समय, सामान्य ज्ञान जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम समाज का ज्ञान कराएंगे, आसपास के क्षेत्र के बच्चों को क्या कराएंगे? जानकारी। बाद में उसी सब्जेक्ट को क्या कहा गया था? सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन सबसे पहले कौन कौन से विषय से बना? नागरिक शास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को लेकर बनाया गया एक विषय। कौन सी विषय वस्तु ली गई थी? इनसे कुछ चैप्टर लेकर क्या बनाया गया? सामाजिक अध्ययन नाम का एक विषय बनाया। तो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? मेडिसन शहर से। वर्ष कौन सा था? 1892। देश कौन सा है? यहां से इसका जन्म हो जाता है, यानी उत्पत्ति हो जाती है एक विषय के रूप में। क्या भूगोल शामिल था? अमेरिका में आज भी ज्योग्राफी नाम का सब्जेक्ट नहीं चलता है, नहीं पढ़ाया जाता, वहां पर होता ही नहीं है कोई सब्जेक्ट। भूगोल कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। उसके लिए तो यह कहा जाता है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। कोई सब्जेक्ट नहीं है। कुछ तो साइंस से उठा लिए चैप्टर, कुछ देखिए जियोलॉजी से उठा लिए, ऐसे देखिए चीजों को उठाकर एक विषय बना रखा अपने यहाँ भूगोल। आप देखिए हम उसके अंदर पढ़ते हैं पर्यावरण की चीजों को, वो तो साइंस में पढ़ते हैं। चट्टाने और इनको पढ़ते हैं, ये किस में पढ़ते हैं? भूगर्भ शास्त्र में पढ़ते हैं, तो जियोलॉजी का पार्ट है। भूगोल का मूल और जैसे आप महासागर वगैरह पढ़ते हैं,
अरे ये तो समुद्र विज्ञान नाम का एक विषय है। हम तो ये पढ़ते हैं वर्षा और ये सब चीजें पढ़ते हैं, ये तो किसका है? मौसम विज्ञान का पार्ट है, अलग से सब्जेक्ट है ये सब। इन सबको मिलाकर क्या बना दिया? ज्योग्राफी बना दिया। अपने यहीं चलता है अपने देश में। और अपने देश में भी क्यों चलता है? क्योंकि हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा अंग्रेजों का, यानी इंग्लैंड में ये सब्जेक्ट है, इसीलिए हमारे पास भी आ गया ये सब्जेक्ट उन्हीं से। लेकिन यूएसए में नहीं पढ़ाया जाता। यूएसए में कितनी चीजों को शामिल किया गया? 1 2 3। पेपर में पूछा जाए भूगोल, तो हम भूगोल को सबसे पहले शामिल करते हैं कि सामाजिक अध्ययन का पार्ट है या नहीं। तो हम सोचते हैं अपने यहाँ तो है, पढ़ाया जाता है छठी में भूगोल, तो सामाजिक अध्ययन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पार्ट नहीं है। तो सबसे पहली डेट लिखो आप 1892। अच्छा पहले तो ये कोटेशन लिखो, सुकरात कोटेशन लिखिए, मानव को मानव का अध्ययन करना चाहिए। मानव को मानव का अध्ययन करना चाहिए। दूसरी लाइन में लिखो भाई 1892। इसमें डैश करके लिखो। यूएसए के 1892 में लिखो, यूएसए के विस्कॉन्सिन राज्य, विस्कॉन्सिन राज्य, विस्कॉन्सिन राज्य के मेडिसन सिटी में, मेडिसन सिटी में, मेडिसन सिटी में सामाजिक अध्ययन को लेकर, सामाजिक अध्ययन को लेकर एक सेमिनार आयोजित किया गया। एक सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार आयोजित किया गया। और सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु, और सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु विषय वस्तु नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, कोमा इतिहास व अर्थशास्त्र से ली जाएगी। नागरिक शास्त्र, इतिहास व अर्थशास्त्र से ली जाएगी। ये कहानी कब की थी? 1892 में। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसी देश में यूएसए में। (1916) कहां पहुंच गए अब हम? अभी तक यूएसए में मान्यता नहीं मिली थी एक सब्जेक्ट के रूप में इसको। तो यहां एक कमेटी का गठन किया जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। उस आयोग द्वारा 1916 में सामाजिक अध्ययन को एक विषय के रूप में क्या मिल जाती है? मान्यता मिलती है। किसके रूप में मिलती है? एक विषय के रूप में मान्यता। यह भी एग्जाम की दृष्टि से अच्छा सवाल। सामाजिक अध्ययन को एक विषय के रूप में मान्यता कब मिली? 1916 में। एक आयोग आया था, उस आयोग का नाम क्या था? माध्यमिक शिक्षा आयोग। इस आयोग ने इसको क्या दी? एक सब्जेक्ट के रूप में मान्यता। अभी तक जो चल रहा था 1892 से लेकर 1916 तक बिना मान्यता के पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि अपनी शैशव अवस्था में था सब्जेक्ट, बना नहीं था सब्जेक्ट सही ढंग से। लेकिन 1916 में क्या मिल गई इसको? मान्यता। तो दूसरी तारीख लिखो 1916, 1916, और इसमें लिखो डैश करके। सामाजिक अध्ययन को पहली बार, सामाजिक अध्ययन को पहली बार
एक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में मान्यता दी गई, एक विषय के रूप में मान्यता दी गई। अब बात आती है इसके बाद, विषय कैसा हो, ये इसकी प्रकृति कैसी हो। विषय वस्तु हम ले रहे थे, वो कौन कौन से चैप्टर डालें इसमें, किस तरह की डालें, इसको लेकर एक कमीशन का गठन और किया गया। 1921 की बात है, यूएसए में ही। कहां पहुंच जाते हैं हम लास्ट में, 1921। NCSS, नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल स्टडी, हिंदी में क्या कहेंगे, नेशनल राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन। सोशल स्टडी को क्या कहते हैं हम, सामाजिक अध्ययन। सी काउंसिल, काउंसिल का अर्थ होता है परिषद। तो देखिए, सामाजिक अध्ययन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर क्या बनाई गई, एक परिषद। कब बनी, 1921 में। इस परिषद को बनाने का उद्देश्य ये था कि ये परिषद ये तय करे सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ाया जाए, कैसा पढ़ाया जाए, इसका काम था। इस परिषद ने तय किया कि सामाजिक अध्ययन जो विषय होगा एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होगा। कैसा सब्जेक्ट होगा, इंटीग्रेटेड। और इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं एकीकृत, या इस एकीकृत को हम हिंदी में कहते हैं समन्वित, या हम कहते हैं समाकलित। लेकिन अंग्रेजी में एक ही नाम है, इंटीग्रेटेड। क्या नाम है, इंटीग्रेटेड, एक ही नाम है। और हिंदी में तो बहुत सारे शब्दकोश है अपने पास, एकीकृत, समन्वित या समाकलित। अब बात आती है, साहब ये कैसा सब्जेक्ट होता है, ये समझना जरूरी है। तो ये मैं समझाऊंगा, पहले लिख लो 1921, लास्ट डेट लिखी इसमें 1921 लिखो। यूएसए में, यूएसए में सामाजिक अध्ययन को लेकर, सामाजिक अध्ययन को लेकर राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन परिषद, सामाजिक अध्ययन को लेकर राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन परिषद, ब्रैकेट में लिख लो NCSS, का गठन किया गया। इस परिषद ने, इस परिषद ने सामाजिक अध्ययन का स्वरूप, सामाजिक अध्ययन का स्वरूप एकीकृत, अच्छा एकीकृत, समन्वित ऑब्लिक समाकलित, सामाजिक अध्ययन का स्वरूप एकीकृत, बोर्ड पे लिखा हुआ है समन्वित या समाकलित निश्चित किया। और इंग्लिश में एक ही वर्ड है, क्या नाम है, इंटीग्रेटेड। अब हमारे पास आ गया, अब कोई पेपर में आपसे पूछे बताओ सामाजिक अध्ययन कैसा विषय है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। अब इंटीग्रेटेड होता क्या है उसकी हम बात करेंगे, तो समझ लेते हैं। देखिए दो चीजें, एक शब्द लिखता हूं मैं, देखो अब समझिए भाई, मिश्रित, और एक शब्द लिखा मैंने एकीकृत। मिश्रित किसे कहते हैं, देखिए जैसे हमने ली एक पानी की बाल्टी, पानी भर दिया इसमें, नमक डाल दिया इसमें, घुल गया, चीनी भी डाल दी, घुल गई वो भी।
अब पानी कैसा हो गया? क्या चीनी अलग निकाल सकते हैं? नमक अलग निकाल लें? मिश्रित हो गया। ऐसे एक विषय है पर्यावरण अध्ययन, तीसरी चौथी पांचवी में चलता है। उसमें आपको यही नहीं पता लगता विज्ञान का पाठ तो कौन सा है, इतिहास का पाठ कौन सा है, अर्थशास्त्र का पाठ कौन सा है, क्योंकि विषय कैसा बना? मिश्रित। आप देखो उसमें दे रखा है हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी में विज्ञान भी पढ़ा दिया, सौरमंडल भी बता दिया उसी में, पृथ्वी की झीलें भी बता दी, पृथ्वी में वर्षा भी बता दिया, उसके अंदर पानी को भी बता दिया पृथ्वी पे, उसमें पोल्यूशन को भी बता दिया, साथ में सब चीजों को एक साथ बता दिया। तो वो कैसा हो गया? मिश्रित। कैसी चीज होती है? लेकिन एक होता है एकीकृत। अगर हम देखिए एक विषय ले ले इतिहास, एक विषय ले नागरिक शास्त्र, और एक ले ले जैसे अपना भूगोल, इन तीन पांच पाठ तो इसके लिए, पांच इसके लिए लिए और पांच इसके लिए लिए, 15 पाठों की एक किताब बना दी। लेकिन पांचों पाठ हैं एक ही किताब में लेकिन अलग अलग हैं। ऐसी अपनी सामाजिक की किताब है, इतिहास के चैप्टर अलग मिलते हैं एक ही जगह, भूगोल के चैप्टर एक जगह मिलते हैं कि नहीं मिलते, और पॉलिटिकल के एक जगह मिलते हैं। तो बताओ हमारी जो विषय है सामाजिक अध्ययन, ऐसा है या ऐसा है? ऐसा तो ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन। ऐसा तो क्या है? पर्यावरण। लेकिन सामाजिक अध्ययन कैसा है? अगर इन सारे पाठों को मिला दे, खिचड़ी बना दे, पता ही नहीं लगे इतिहास का कौन सा है और भूगोल का कौन सा है, तो हमारी विषय वस्तु कैसी बन जाती? इसकी जगह मिश्रित बन जाती। तो दोनों शब्दों में अंतर आ गया। एकीकृत का मतलब यह है बहुत सारे विषयों को एक साथ जोड़कर पढ़ाना, लेकिन मिक्सअप नहीं करना। पढ़ाया जाएगा अलग अलग। ऐसा क्यों हुआ? इसका जन्म क्यों हुआ? ये नई जो पाठचर्या निर्माण करने की, तो ये जो अवधारणा दी थी जॉन डीवी ने। किसने दी थी? और जॉन डीवी एक बात कहते थे, छोटे बच्चों को कभी भी टुकड़ों में ज्ञान मत दो। मस्तिष्क एक, बच्चा एक, तो ज्ञान अलग अलग क्यों? ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? एक ही। तो देखिए वो बहुत अच्छे तर्क देते हैं कि जब देखिए ज्ञान कैसा होना चाहिए? एक। विषय कैसा होना चाहिए? एक। टुकड़ों में क्यों पढ़ाते हो? ज्ञान के किस पर जोर दिया उन्होंने? समन्वय पर। जब ज्ञान एक ही है तो ज्ञान को समन्वित करके पढ़ाओ, एक ही पढ़ाओ, टुकड़ों में मत दो बच्चों। आप देखिए तीसरी के बच्चे को वो दे दो, अल्लाह बेटा ये इतिहास की किताब, ये भूगोल की किताब और ये दूसरी किताब, क्या वो समझ जाएगा? जब आप छठी में आए थे ना, मैं अपनी बता रहा हूं, जो छठी में आया तो सामाजिक की किताबें देख देख के इतनी किताब पढ़नी पड़ेंगी सामाजिक में। 8वीं में 5 किताब चलती है सामाजिक में, वो 8वीं में बच्चा ये देखता इतनी किताब सामाजिक में, उसको पता ही नहीं लगता ये विषय क्या है। उसको ये पता नहीं है कि इतिहास भी इसी का पार्ट है, भूगोल भी इसी का पार्ट, लेकिन वो क्या देखता है? अलग अलग दृष्टिकोण से। इसलिए देखिए जॉन डीवी ने कहा था ज्ञान एक ही है, उसे विभाजित मत करो। मस्तिष्क एक ही है, उसे विभाजित मत करो। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, देखो बहुत अच्छा। ये एक पेड़ है, अपने घर के बाहर खड़ा हुआ है। कहां खड़ा हुआ है? घर के बाहर खड़ा हुआ है। देखिए ये पेड़। अब हम क्या करते हैं? हम उस बच्चे को बताते हैं कि इस तरह के पेड़ जो ऊपर से छायादार होते हैं ना, गुम्बद बना हुआ होता है, जिसे एक तरह से गुंबज कहते हैं, इस तरह के पेड़ तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां बारिश ज्यादा होती है। इस तरह के पेड़ बच्चे को पता चल गया। अब उसके बाद देखिए फिर हम उस बच्चे को कहते हैं कि ये फलदार पेड़ है, फल भी देता है, छाया भी देता है, ये भी बता दे। इतने में देखिए एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है ये पेड़ तो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। पेड़ क्या देते हैं? ऑक्सीजन, और CO2 को लेते भी हैं। इतने में एक तीसरा व्यक्ति आया, वो कहता है इस पेड़ की लकड़ी बहुत अच्छी है, इससे फर्नीचर बनाया जा सकता है, टिम्बर उद्योग डेवलप किया जाता है। एक व्यक्ति फिर आता है और वो क्या कहता है, इस पेड़ के नीचे तो गांव की चौपाल चला करती थी, पंचायत बैठा करती थी, किसी जमाने में न्याय हुआ करता था, इतना पुराना पेड़ है। एक और आ जाता है इतिहास वाला, वो क्या कहेगा, ये पेड़ तो मेरे दादाजी के दादाजी ने लगाया था, इतना पुराना पेड़ है। पेड़ तो एक ही था,
मेरी जो मैंने बातें बताई, इसी पेड़ को अलग अलग सब्जेक्टों में बांटकर पढ़ते हैं। साइंस में तो पढ़ते हैं CO2 और ऑक्सीजन की कहानी, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं इसकी लकड़ी से टिम्बर उद्योग, धंधे, व्यवसाय। अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं हम? व्यवसाय, क्योंकि अर्थ का शास्त्र है वो। भूगोल में क्या पढ़ते हैं? इस तरह के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल में या बर्फीले क्षेत्रों में? बर्फीले क्षेत्रों में तो कैसे पाए जाते हैं? कॉनिकल पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? जहां बर्फ गिरे और नीचे अगर ऐसे पेड़ पे बर्फ गिर जाए तो पेड़ ही नष्ट हो जाए। उसके बाद पॉलिटिकल वाले ने क्या बताई? पंचायत की कहानी बता दी। इतिहास वाले ने क्या बताया? उसके दादाजी से। अब एक ही पेड़ को अलग अलग सब्जेक्ट, बच्चा सोचता है पेड़ तो एक ही है। इतिहास वाला कुछ कह रहा है, साइंस वाला कुछ कह रहा है, और हमारे भूगोल वाले कुछ और कह रहा है। अब वो बच्चा समझेगा क्या? आप सोचो आप तीसरी चौथी पांचवी का या छठी का बच्चे के समझ में ही नहीं आता। पेड़ एक ही है, गांव एक ही है, लेकिन अलग अलग विषय वाले अलग अलग पढ़ा के जा रहे हैं। इसलिए जॉन डीवी ने कहा था छोटे बच्चों को कभी भी टुकड़ों में ज्ञान नहीं देना चाहिए। शुरुआत में बच्चे का समन्वित एकीकृत ज्ञान का निर्माण किया जाना चाहिए। इसलिए जरूरी है सामाजिक अध्ययन कैसा विषय होना चाहिए? एकीकृत विषय होना चाहिए। चाहे उन विषयों को स्वतंत्र रूप से पढ़ा दो अलग, लेकिन विषय एक ही होना चाहिए। विषय क्या होना चाहिए? एक ही, क्योंकि ज्ञान क्या है? अविभाजित है, टुकड़ों में खंडित नहीं कर सकते। इसलिए देखिए ज्ञान एक देने की बात किसने की? जॉन डीवी ने। इसीलिए एकीकृत उकाबम का जनक किसे माना जाता है? जॉन डीवी को। सामाजिक अध्ययन का जनक किसको माना जाता है? जॉन डीवी को माना जाता है अमेरिका में। और तब जाकर यह विषय चलने लगा और अमेरिका के अंदर ही यह विषय पैदा हुआ। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से एक चीज और पूछी जाती है। 1920 से लेकर 1955 तक की अवधि को देखिए, हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्वर्ण युग, कहते हैं सामाजिक अध्ययन का, गोल्डन पीरियड ऑफ सोशल स्टडी, क्योंकि एक विषय बन चुका था ये 1920 से लेकर 1955 तक। और अब इसके बाद देखेंगे भारत में ये विषय कैसे बना, लेकिन उससे पहले लिखो दो तीन चीजें। लिखिए एकीकृत का अर्थ। एक नया शब्द आया ना हमारे पास, एकीकृत शब्द का अर्थ। लिखो, सभी विषयों को एक साथ जोड़कर पढ़ाना। सभी विषयों को एक साथ जोड़कर पढ़ाना। अर्थात विषयों की बीच की सीमाएं समाप्त करना। विषयों के बीच की सीमाएं समाप्त करना। फिर लिखो इसी में, जॉन डीवी ने ज्ञान के समन्वय पर बल दिया। जॉन डीवी ने ज्ञान के समन्वय पर बल दिया। समन्वय पर बल दिया क्योंकि ज्ञान एक ही है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ज्ञान एक ही है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता। पैराग्राफ बदल के लिख लो। यूएसए में सामाजिक अध्ययन का पिता, यूएसए में सामाजिक अध्ययन का पिता जॉन डीवी को कहा जाता है। यूएसए में सामाजिक अध्ययन का पिता
जॉन डीवी को कहा जाता है? एक क्वेश्चन और लिखो तो फिर यहां, यूएसए में सामाजिक अध्ययन का स्वर्ण युग, यूएसए में सामाजिक अध्ययन का स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड, स्वर्ण युग 1920 से 55 तक की अवधि को कहा जाता है। 1920 से 1955 तक की अवधि को कहा जाता है। तो ये तो थी इसकी जन्म की कहानी। कौन से देश से संबंध है इसका? अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक अध्ययन का जन्म का संबंध है यूएसए, सामाजिक अध्ययन की जन्म स्थली है, गोल्डन पीरियड है उसका 1900, जनक या पिता, एकीकृत का अर्थ क्या है? विषयों को जोड़कर पढ़ाना एक साथ, क्या कहलाता है? एकीकृत। इंग्लिश में क्या कहते हैं? और एकीकृत का नाम आए तो याद रख लेना एक ही पेड़, और इस पेड़ की शाखाएं क्या क्या है? एक का नाम तो देखिए हम यहां लिख देते हैं भूगोल। क्या है इस पेड़ की शाखा? भूगोल। एक का नाम क्या है? नागरिक शास्त्र। एक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। एक का नाम क्या है? इतिहास। देखो, लेकिन पेड़ तो एक ही है ये, और इसकी विभिन्न शाखाओं के रूप में पढ़ते हैं हम इन विषय को। तो शुरुआत में तो पूरे पेड़ के बारे में बताओ, बच्चा बड़ा हो जाए तब उसको क्या बताओ? शाखाओं। जैसे 11वीं से शाखाएं पढ़ते हैं हम। 11वीं में सामाजिक अध्ययन नाम का कोई सब्जेक्ट है क्या? नहीं होता है, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया, अब विषयों के वर्गीकरण को समझ सकता है। इसलिए 11वीं में हम क्या करते हैं? सामाजिक अध्ययन की ब्रांचेज पढ़ाते हैं। अलग अलग विषय होते हैं कि नहीं होते? लेकिन 10वीं तक कैसा होता है? एकीकृत। क्यों एकीकृत क्यों है? अगर हम छठी में इन सब्जेक्टों को बना देते तो बच्चा कभी समझ ही नहीं पाता, जोड़ ही नहीं पाता आपस में इन चीजों को। इसलिए इन चीजों के लिए ये चीज है। ये आप पेड़ याद रखना। किसका पेड़ था ये? जॉन डीवी का पेड़ था, घर के आंगन में लगा हुआ, जिसके आधार पर उन्होंने समझाने की कोशिश की। अब लिखो, भारत में सामाजिक अध्ययन का विकास। अपने देश में चलते हैं। भारत में सामाजिक अध्ययन का विकास या पृष्ठभूमि, यहां से भी अच्छा सवाल पूछ लिया जाता है। भारत में सामाजिक अध्ययन का विकास, पता है भारत में कहां से शुरुआत होती है? अनौपचारिक रूप से तो 1937 से। 1937 में आपने सुना होगा बुनियादी शिक्षा गांधी जी ने जो दी थी वर्धा सम्मेलन में। वहां देखिए एक कमेटी का गठन किया गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति। समिति के अध्यक्ष कौन थे? जाकिर साहब थे। लेकिन उनके द्वारा जो बनाई गई जो नीति थी, पढ़ के किसने सुनाई थी? गांधी जी ने। किसने पढ़ के सुनाया था? वर्धा सम्मेलन के अंदर गांधी जी ने लोगों को बताया था कि ऐसे ऐसे हम एक शिक्षा का प्लान, भारतीयों द्वारा बनाई गई पहली नीति थी ये शिक्षा को लेकर, कि हमारी चीजें कैसी होनी चाहिए। अब अंग्रेज माने नहीं माने वो बाद की बात, लेकिन उसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं? बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन, या गांधी जी की बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। कौन से सम्मेलन में? तो 1937 जाकिर समिति, जाकिर हुसैन समिति। इस समिति द्वारा एक शिक्षा दी थी जिसका नाम क्या? बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा। कौन सी शिक्षा दी थी? अब इस बुनियादी शिक्षा में बहुत कुछ था, लेकिन हमें सब कुछ नहीं चाहिए। इसमें कहा गया था, देखिए, मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, रोजगार परक शिक्षा दी जानी चाहिए, हस्तशिल्प पर आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन एक चीज बताई थी इसके अंदर, बच्चे को उसके आसपास की जानकारी भी
देने वाला एक विषय होना चाहिए। गणित तो नहीं देता आसपास की जानकारी, विज्ञान भी नहीं देता, भाषा भी नहीं देती, यही चलते थे पहले सब्जेक्ट। सामाजिक अध्ययन तो था ही नहीं। तो पहली बार मांग हुई थी सामाजिक अध्ययन की इस समिति द्वारा, जिसका नाम क्या था? जाकिर हुसैन समिति। कौन सी शिक्षा में? बुनियादी शिक्षा में। क्या कहा गया था इसमें? स्थानीय परिवेश की जानकारी, अपने आसपास की जानकारी, स्थानीय परिवेश की जानकारी। यह बात कही गई थी। बाकी चीजें तो अपने काम की नहीं है, रोजगार परक शिक्षा, हस्तशिल्प शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, 7 साल की शिक्षा अनिवार्य, बहुत कुछ था उसमें। लेकिन इस संदर्भ में उनकी आवश्यकता नहीं है। यहां तो किसकी आवश्यकता है? स्थानीय परिवेश की जानकारी। और यहीं से सामाजिक अध्ययन का क्या हो जाता है? पढ़ाना शुरू हो जाता है। पता है आपको तीसरी, चौथी, पांचवी किताब का नाम क्या है पर्यावरण का? एनसीईआरटी ने नाम दे रखा आसपास। क्या नाम है किताब का? ये इसीलिए तो आसपास आया कि बच्चा अपने आसपास जाने। जयपुर में नाहरगढ़, आप जयपुर में रह गए, यही नहीं पता नाहरगढ़ कहाँ है। अरे रात को लाइट देख लेते कम से कम। तो आसपास की जानकारी तो होनी। आप जिस गांव में रहते हो, गांव के तालाब का नहीं पता आपको, किसने बनवाया, कब बनवाया, कैसे बना? गांव में मस्जिद है तो उसका नहीं पता, मंदिर है तो उसका नहीं पता। तो जरूरी है या नहीं? क्योंकि हम सब क्या है? सामाजिक प्राणी। सामाजिक प्राणी होने के नाते आसपास की क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ऐसी जानकारी के लिए एक विषय भी होना चाहिए। आपने देखना पर्यावरण अध्ययन में, पता है परिवार पढ़ाते हैं सबसे पहले। क्या पढ़ाते हैं? परिवार। फिर परिवार का वृक्ष बनवाते हैं स्कूल में। अपने माता पिता की फोटो लेके आओ, दादा दादी की भी फोटो लेके आओ, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, फिर बड़ा वृक्ष बनाते। यहीं से तो शुरुआत होती है। किसकी? आसपास की जानकारी। तो लिखो आप अपने इसमें, भारत में सबसे पहले लिखो 1937 जाकिर हुसैन समिति। 1937 जाकिर हुसैन समिति। जाकिर हुसैन समिति, डैश करके लिखो इसमें। इस समिति ने, डैश करके लिखना भाई, इस समिति ने बच्चों को स्थानीय परिवेश की जानकारी देने के लिए एक विषय पढ़ाए जाने की सिफारिश की। एक विषय पढ़ाए जाने की सिफारिश की। यानी एक विषय पढ़ाए जाने की क्या कह दी? सिफारिश। लेकिन विषय नहीं बना। विषय कब आया? तो भाई सबसे पहले 1949 में पंजाब ने शुरू कर दिया था विषय। किसने शुरू कर दिया था? पंजाब ने। लेकिन पूरे देश में जब विषय पढ़ाए जाने की बात कही गई थी 1952-53 में, 1952 में एक आयोग आया था अपने यहां, माध्यमिक शिक्षा आयोग। उस आयोग के अध्यक्ष जो थे चेन्नई विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए हम उस आयोग को मुदालियर आयोग भी कहते हैं। क्या नाम है आयोग का भी? माध्यमिक शिक्षा आयोग। दूसरा नाम मुदालियर आयोग। लिखो दूसरी बात, 1952-53 माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग। लिखो इसमें
मोस्ट लिख लो एक तो, इसको पहले ही बार बार आता है। भारत में सामाजिक अध्ययन देन है, मुदालियर आयोग की देन है, बार बार आता है, रिपीट होता है ये सवाल, इसलिए मोस्ट लिख लो इस चीज को। लिखो अब इसमें डैश करके। इस आयोग ने सामाजिक अध्ययन सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु एकीकृत रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की। तो भारत में सामाजिक अध्ययन किसकी देन है? मुदालियर आयोग की। और 1955 से सभी स्कूलों में पढ़ाया जाना शुरू हो गया सामाजिक अध्ययन। ये आयोग नहीं होता तो सामाजिक विषय होता ही नहीं अपने यहां। तो लिखो, नीचे नोट लगा के लिखो, 1955 से भारत के सभी स्कूलों में सामाजिक अध्ययन का शिक्षण प्रारंभ हो गया। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण प्रारंभ हो गया। तो कब से पढ़ाया जा रहा है ये विषय? और एक डायग्राम बनाना इसके अंदर। ये भी एक पूछा जाता है मुदालियर आयोग में कि मुदालियर आयोग ने कौन कौन से विषय को जोड़कर पढ़ाने की बात कही थी। अमेरिका में तो 3 विषय थे। कौन कौन से? नागरिक शास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र। भारत में कितने विषयों को जोड़कर पढ़ाने की बात कही गई? 4। चौथा कौन सा? भूगोल। बिल्कुल सही है। तो इसलिए यहां 4 विषय को पढ़ाने की बात कही गई। एक का नाम तो क्या था? भूगोल। दूसरा इतिहास। यह भी सवाल आया हुआ है कि कौन कौन से विषयों को जोड़कर पढ़ाया जाता है। उसके बाद अर्थशास्त्र। और चौथा कौन सा है? आजकल हम कहते हैं राजनीति विज्ञान। कब से कहते हैं वो आगे आएगा तब बताएंगे। नागरिक शास्त्र। इन चारों को देखिए, अलग अलग चैप्टर लिए, अलग अलग विषय वस्तु ली और इनसे एक विषय बना। कैसा विषय बना? एकीकृत विषय बना। कैसा विषय बना? एकीकृत विषय। और उस विषय को हम कहते हैं सामाजिक अध्ययन। ये डायग्राम बनाओ ताकि हमें याद रहे कि हमारे देश में कौन कौन से विषयों को जोड़कर सामाजिक अध्ययन पढ़ाना शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ। 1955 से। किसके कहने पर? माध्यमिक शिक्षा या मुदालियर आयोग के कहने पर। ऐसे कहानी शुरू हुई अपने यहां पर। देखिए, दूसरी क्लास होगी, छोड़ देंगे 2 मिनट में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं तो ये विषय रह जाएंगे। देखो, सामाजिक में एक विषय और जोड़ रखा है, समाज शास्त्र। आया हुआ सवाल है ये, समाज शास्त्र कब जुड़ा? तो लास्ट में हमें ये नोट और करना, उसके बाद आप चले जाना जो भी क्लास है। तो नीचे नोट लगा के लिख लो
NCF 2000, नीचे नोट लगा के लिख लो भाई एक लाइन। NCF 2000 के अंतर्गत, NCF 2000 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन में, सामाजिक अध्ययन में सामाजिक अध्ययन में समाज शास्त्र विषय को शामिल किया गया। समाज शास्त्र विषय को शामिल किया गया। हाँ जी, अब बताओ अपने यहां कितने विषय हो गए सामाजिक में? 5। अगर पूछा जाए 4 नहीं, कितने बताने हैं? बाकी पढ़ते हैं कल।